मैं जब 14 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी माँ लड़कियों से धंधा करवाती है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां पर मेरी माँ दूसरे आदमियों के साथ कमरे में रहा करती थी और मुझे बाहर बिठा दिया करती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैं दलाल बन गया। एक दिन हमारी कोठी पर एक बहुत बूढ़ा आदमी आया और माँ को बहुत सारे पैसे देकर माँ के साथ अंदर कमरे में चला गया। इस दुनिया में औरत के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यही है कि जब उसकी मर्जी के खिलाफ उसको ऐसे कामों में डाल दिया जाए जिसमें रोज उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है, जहां पर उसको एक ऐसे बाजार में बैठा दिया जाता है जहां हर आने जाने वाले इंसान की नजर गंदी होती है। उसे देखकर कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है और उसके बदले में उसको पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन अपनी इज्जत के बदले में पैसे का सौदा एक बेहद घटिया सौदा है। ये कोई भी समझ सकता है। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती, इंसान मजबूरी में क्या नहीं करता। इस तरह के काम भी ज्यादातर लोग मजबूरी में ही करते हैं। और एक मर्द होने के नाते एक मर्द का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि बार बार किसी औरत की इज्जत पर चोट पहुंचाना, सिर्फ कुछ पैसे देकर उसकी इज्जत को छीन लेना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जिस घर में पैदा हुआ वहां अपने आसपास अक्सर मुझे बहुत सारी औरतें नजर आती थी। उसमें से कुछ तो मेरी बहन थी, एक मेरी माँ थी। मैंने अपने बाप को आज तक नहीं देखा था। शायद वो इस दुनिया में था ही नहीं, या कौन था मुझे पता ही नहीं। इस घर में मेरे अलावा और दूसरा कोई लड़का नहीं था, पर लड़कियां बहुत सारी थी। घर क्या था, कोठा था ये। जिन लड़कियों को मैं अपनी बहनें समझता था वो मेरी बहनें नहीं थी, वो सब इस कोठी में काम करने वाली लड़कियां थी। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ी और जब मैं 15 साल का हुआ तो मुझे पता चला कि मैं जिस जगह को अपना घर समझता हूँ वो एक कोठा है। और अफसोस की बात तो ये थी कि उस कोठे की मालकिन मेरी खुद की माँ थी। यहाँ पर जिस्म का कारोबार हुआ करता था। मुझे जब पता चला कि ये काम क्या है तो मैं बेहद हैरान रह गया था। धीरे धीरे मुझे ये बात समझ आ गई कि मेरी जिंदगी यही है और मुझे भी यही सब कुछ करना होगा आगे जाकर। आप जानते हैं, जब कभी भी किसी तवायफ के घर में बेटी होती है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो पैसे कमाने का एक और जरिया मिल गया, एक मशीन हो गई है। लेकिन जब उसी तवायफ के घर पर कोई लड़का पैदा हो जाता है तो वो एक गाली बनकर रह जाता है। आप लोग जानते हैं उस गाली का नाम क्या है? दलाल। मेरी अपनी खुद की भी सगी बहनें थी, लेकिन मेरी माँ को उनको इस काम में नहीं डाला हुआ था। चलो, मेरी माँ में इतनी अकल तो थी। शायद मेरी माँ भी इस काम में मजबूरी में ही आई थी, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे और मेरी माँ के ससुराल वालों ने उनसे सब कुछ छीन लिया था और समय के साथ उनको उनकी बेटियों के साथ सड़क पर फेंक दिया। मैं तो यहीं पैदा हुआ था, इसी कोठी में। इस कोठी में पैदा होने से तो अच्छा था कि मैं इस दुनिया में आता ही नहीं। इस कोठी में पैदा होने के साथ ही मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ तो लुट चुका था मेरा। मैं एक दलाल जो बन गया था, तवायफ का लेन देन जो करने लगा था मैं यहाँ पर। मेरी माँ ने मेरी बहनों को इस काम में नहीं लाने की कसम खाई हुई थी। जाहिर सी बात है, कौन अपनी बेटी के साथ इस तरह का काम बर्दाश्त कर पाएगा। इसलिए उन्होंने मेरी बहनों को पढ़ाई लिखाई में लगाया हुआ था और कहा था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो और कुछ नहीं। लेकिन मुझे उन्होंने पढ़ाई के लिए भी नहीं डाला था, उन्होंने मुझे दलाल बनाया था। मेरी भी मजबूरी थी। हम जब भी किसी को दूर से देखते हैं तो हमें यही लगता है कि वो काम छोड़ क्यों नहीं देता, क्या ही परेशानी होगी उसको वो काम छोड़ने में। जरूर अपने मन से उस काम में लगा हुआ होगा, लेकिन यकीन मानिए हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग होती है। कई बार हम इस तरह से फंसे होते हैं कि हम चाहकर भी किसी काम को छोड़ नहीं पाते। मैं भी उसी तरह की परेशानी में फंसा था। मैं जिस काम को कर रहा था, अगर उसको छोड़ देता तो मैं कहाँ जाता, अपनी माँ और बहनों को लेकर। हम जैसे लोगों को कौन अपना घर देता रहने के लिए? हमारा तो कोई अपना भी नहीं था। मेरी बहनें जवान हो चुकी थी, मेरी माँ के नाम के साथ तो एक कालिक वैसे ही लग चुकी थी। अब तो इसी घर में यहीं पर रहना था। बस मेरी माँ की ये जिद थी कि वो चाहती थी कि उनकी बेटियां अच्छे से पढ़ लिख जाएं। उन्होंने हमेशा उनको अच्छे संस्कार देने की ही कोशिश की है और अक्सर मुझसे कहती थी कि चुपके से इन दोनों की मैं शादी भी कर दूंगी ताकि वो अपने घर सही सलामत चली जाए। किसी को कुछ पता नहीं चल सकेगा कि हम लोग क्या काम करते हैं। कई बार इस तरह के लोग भी कोठी पर आते हैं जो शादी कर लेते हैं। उन लोगों के आगे पीछे भी कोई नहीं होता, कुछ लेना देना भी नहीं करना पड़ता। कई बार लोग यहाँ से लड़कियों को इसलिए भी ले जाते हैं ताकि वो उनके घर का काम कर सके और बड़े बूढ़ों की देखभाल कर दें, और घर में रहने के लिए एक औरत भी मिल जाती है। कितनी काली सच्चाई बताऊं मैं आप लोगों को कोठे की। बहुत बातें हैं यहाँ। एक दिन मैं बाजार जा रहा था तो टकराने की वजह से एक आदमी के हाथ से सामान गिर गया।
वो मुझे गुस्से से देखने लगा, कहने लगा कि क्या है, देखकर नहीं चल सकता। उसने मुझे बेहद गुस्से से देखा और गाली भी दी। वो मुझे दलाल कह रहा था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। मेरा उसके साथ झगड़ा भी हो गया। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मेरे माथे पर चोट के निशान देखे। वो मुझसे कहने लगी, कहाँ झगड़ा करके आया है? मैंने कहा कि झगड़ा नहीं करूं तो क्या करूं, लोग मुझे गालियां देते हैं। माँ, मैं तो खुद ही एक चलती फिरती गाली बन गया हूं। इससे अच्छा तो ये होता कि आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता, या फिर पैदा होते ही मार दिया होता। कम से कम ये नर्क की जिंदगी तो मुझे नहीं जीनी पड़ती। माँ कहने लगी, तुझे क्या लगता है कि नर्क में सिर्फ तू है? हम सब भी तो इसी नर्क में रह रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि माँ, मेरी जिंदगी आप लोगों से कहीं ज्यादा बुरी है। मेरा क्या कसूर था इसमें कि मैं यहाँ पैदा हुआ? मेरा क्या कसूर था कि मेरे पापा का मुझे पता नहीं है? इससे अच्छा तो हम कहीं और रहते, 2 रोटी खाते, लेकिन कम से कम इज्जत से तो रहते। इतना सब कुछ वहां नहीं होता, थोड़ा काम ही होता, लेकिन खुशी खुशी रह पाते। मेरा जो नाम आपने रखा है, अगर मुझे इस नाम से लोग पुकारे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन दलाल नाम की गाली मैं नहीं सुन सकता। बहुत गुस्सा आता है मुझे ये शब्द सुनकर। मेरी माँ मुझे गुस्से में कहने लगी, बेटा, तवायफ को तवायफ ही कहते हैं, उसी तरह से दलाल को भी दलाल ही कहते हैं। इसमें बुरा क्या मानना? चोर को कभी चोर कहने से वो बुरा माना है क्या? मुझे और गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। जब मैं गुस्से में कोठी से बाहर जा रहा था तो एक लड़की को 2 दलाल खींचते हुए ला रहे थे। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और मैं निकल गया। अभी कुछ दिन हुए थे कि ऊपर वाले कमरे से आवाज आती थी। ये वो कमरा था जहां पर उन लड़कियों को रखा जाता था जो अपनी इच्छा से ये काम नहीं करना चाहती थी। वो बेहद मासूम लड़की थी। उस कमरे में कोई भी नहीं जाता था। उस कमरे में अक्सर मुझे रोने की आवाजें आती थी। शायद वही लड़की रो रही थी, अपनी मदद के लिए आवाज लगाती थी। एक दिन मैं वहां गया, पर जैसे ही दरवाजा खोलने लगा मेरी माँ कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैं इस लड़की को यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने उनसे कहा कि क्या ये यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करना चाहती है? तो माँ कहने लगी कि नहीं, वो ये काम नहीं करना चाहती। मैंने माँ को समझाया कि माँ, अगर कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों कर रही हो? यहाँ इतनी सारी औरतें तो हैं, तो तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रही हो? वो कहने लगी कि बेटा, इस कोठी पर जितनी भी औरतें काम करती हैं वो सब बूढ़ी और मोटी हो चुकी हैं। तवाइफों के काम में जब औरतें मोटी हो जाती हैं तो उनकी खूबसूरती भी मानो खत्म ही हो जाती है। जैसे ही उनकी उम्र ज्यादा होती है उनकी मांग कम हो जाती है। तुझे पता नहीं आजकल जमाना किस तरफ जा रहा है? लोगों को भी कम उम्र की लड़कियां ही पसंद आती हैं। जितनी कम उम्र की लड़की होगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए इस लड़की को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने माँ को कहा कि माँ, वो जिस तरह से चिल्ला रही है मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से आई है। माँ कहने लगी कि तो क्या हुआ, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैंने इसके माँ बाप को बहुत अच्छी कीमत दी है इसकी। अब से ये यहीं पर रहेगी और यहीं पर काम करेगी। जो पैसे हमने इसके माँ बाप को दिए हैं वो 1 या 2 महीने में ही इससे पूरे हो जाएंगे। शुरू शुरू में सभी लड़कियां रोती हैं, धीरे धीरे से समझ आ जाएगा कि यही इसकी जिंदगी है। तू देख रहा है ना, इसकी उम्र बहुत कम है, ये हमें बहुत मुनाफा देगी। मैं हैरान होकर अपनी माँ की बातों को सुनता ही रह गया। मैंने माँ को कहा कि अगर कोई इंसान मजबूरी में कोई काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा वो काम करे। अगर आपने किसी की बेटी को खरीद लिया है तो आप ये सोचें कि आपकी खुद की भी तो 2 बेटियां हैं। अगर कल को भगवान ना करे उनके साथ ऐसा कुछ हो गया तो? मेरा इतना कहना था कि माँ को बहुत तेज गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए कहने लगी, खबरदार जो तुमने मेरी बेटियों का नाम लिया तो वो तेरी भी बहनें हैं। तुझे शर्म नहीं आती उनका नाम इस तरह के कामों में लेते हुए? वो आगे कहने लगी कि अभी तू छोटा है, अभी तू जानता नहीं है इस काम को। हम कौन सा इसको किडनैप करके लेकर आए हैं या घर से भगा कर लेकर आए हैं? इसके माँ बाप को हमने इसकी कीमत चुकाई है। हमारे धंधे में यही सब होता है। और तुम तो इस कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना। मुझे पता है कि तेरे अंदर बहुत बड़ा दिल है, तू दलाल बन गया, लेकिन तेरी दरिया दिली अभी तक गई नहीं है। अगर इतना दरिया दिल बना रहेगा तो इस काम में तो कभी भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। तुझे तो कब का ये सब छोड़ देना चाहिए था। इतने नरम दिल के लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाते। अब सुन, तुझे बाहर जाना है और हर किसी को ये बताना है कि हमारे पास एक जवान लड़की आई है जिसकी उम्र भी बहुत कम है और वो बेहद खूबसूरत है। इसके लिए ग्राहक भी ज्यादा आएंगे और तू जानता है हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। एक काम करती हूँ, मैं तुझे इसकी 1-2 तस्वीरें दे देती हूँ, वो भी उनको दिखा देना और अच्छे अच्छे और बड़े ग्राहक लेकर आना। कितने भी लेकर आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर लेगी। मैं तो अपनी माँ की बात पर हैरान रह गया और चुप हो गया। एक औरत होकर वो कैसे किसी और दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ पा रही थी।
कुछ देर में मैं उस लड़की को खाना देने के लिए गया। उसने मुझे बेहद अजीब नजरों से देखा और मुझसे कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे जहर क्यों नहीं दे देते, कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाएगी। मैंने कहा कि तुम खाना खा लो, नहीं तो तुम मर जाओगी। उसने कहा, मर जाऊं तो वही अच्छा है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो सच में तो एक काम करो, मेरा गला दबा दो और मेरी जिंदगी को यहीं पर खत्म कर दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मैंने कहा, तुम मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उसको देखकर मुझे बेहद बुरा लग रहा था। माँ ने उसके लिए ग्राहक लाने का काम मुझे दिया था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके लिए कोई भी ग्राहक लाने की। 2-4 दिन से ज्यादा का समय गुजर गया था, लेकिन उस लड़की के लिए मैं एक भी ग्राहक नहीं लेकर आया। माँ मुझे कहने लगी कि तुमने बाहर जाकर सबको बताया नहीं कि हमारे पास एक कम उम्र की लड़की है। मैंने कहा, बताया था, पर कोई ग्राहक ही नहीं मिला तो मैं क्या करूं। वो आगे कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। जवान लड़की के लिए तो ग्राहक दौड़े दौड़े आते हैं, तुम्हें कैसे नहीं मिल रहे। तुम्हें तो मैंने इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी दी थी, कहाँ है वो। मैंने कहा, पता नहीं, वो शायद मैंने किसी कमीज में रखी थी और अब वो मुझे मिल नहीं रही। माँ कहने लगी कि मेरे सामने ज्यादा बहाने मत बनाओ। जब तुम इतनी सारी औरतों के लिए ग्राहक लेकर आते हो तो इस लड़की के लिए क्यों नहीं लेकर आ रहे। क्या हो गया है तुम्हें, बहन बना लिया है क्या तुमने इसे अपनी। मैंने उन्हें कहा, माँ बाकी सभी औरतें यहाँ अपनी मर्जी से काम करती हैं, पर वो ये काम नहीं करना चाहती, छोड़ दो उसको, नहीं तो तुम्हें उसका श्राप लगेगा। तुम देखना, यह खोटा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। मेरी माँ कहने लगी कि बुराई कभी खत्म हुई है जो अब हो जाएगी, और इतना कहकर वो वहां से चली गई। उन्होंने उस लड़की की दलाली करने के लिए किसी और को कह दिया था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मैं इस बात से खुश था कि कम से कम मैंने उसकी कोई मदद नहीं की तो उसको किसी परेशानी में भी नहीं डाला। मैं क्या करता, मैं मजबूर था, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। मेरे सर पर तो पहले से ही बहुत पाप था, एक पाप और मैं अपने सर पर नहीं लेना चाहता था। कुछ समय हुआ तो माँ मुझे कहने लगी कि पता नहीं हमारी कोठी को किसकी नजर लग गई है, ग्राहक ही नहीं आते, तुम जरा पता करो कि सारे ग्राहक जा कहाँ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि माँ, पास में ही एक और कोठी खुली है, उन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग रखी है, लाइट अच्छे, कमरे अच्छे, बहुत सुंदर सजा रखा है, ऐसा लगता है जैसे कोई होटल है। उनकी इमारत भी बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है। हमारी कोठी तो वैसे भी बहुत पुरानी हो गई है, हमने कभी इस पर कोई पैसा लगाया ही नहीं, अंदर से बदबू आती है, यहाँ तो कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, इसलिए शायद सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। मेरी माँ की दुकानदारी अब बंद होती दिख रही थी। वो बेहद परेशान थी। अब तो ऐसा होने लगा था कि कोठी में काम करने वाली लड़कियां भी उस नई कोठी में जाने लगी थी। उनको वहां से अच्छा ऑफर मिल रहा था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। अब तवायफ को क्या चाहिए, अगर वो अपनी इज्जत बेच रही है तो सिर्फ पैसे ही तो चाहिए उसे जो उनको वहां मिल रहे थे। तो वो इस कोठी को छोड़कर वहां पर जाने लगी। यहां से 4 पैसे ज्यादा मिलते थे उन्हें। अब हमारे पास बहुत ही कम तवायफ बची थी, उसमें से भी ज्यादातर वो थी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और कुछ बहुत मोटी हो चुकी थी। उन लोगों को माँ ने यहाँ दूसरे कामों के लिए रखा था, जैसे सफाई, खाना बनाना, इन सब चीजों के लिए। अब तो उन लोगों को भी पैसे देना मुश्किल हो रहा था। हमारी यहाँ से सारी लड़कियां वहां जाने लगी थी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कम उम्र की लड़की बची थी, वही जो उस कमरे में बंद थी। माँ मुझे गुस्से में कहने लगी कि लगता है किसी की नजर लग गई। मुझे तो लगता है कि तेरी ही नजर लग गई। मैंने माँ को कहा, माँ, जो काम पहले से ही गंदा है उसको किसकी नजर लगेगी, कौन चाहेगा कि वो ऐसा काम करे। बात यह है कि हमारे मोहल्ले में नया कोठा बना था, वो इतना अच्छा था कि लोग ज्यादा पैसे देकर भी वहीं जा रहे हैं। उनके यहाँ अच्छा एसी लगा था, अच्छी सजावट थी, लाइट बहुत सुंदर थी। उनके मालिक दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे और हमारा कोठा दिन ब दिन बंद होने को आया था। उस कोठी के मालिक ने तो दलाली करने के लिए भी जिन लोगों को रखा था वो बिल्कुल भी दलाल लगते ही नहीं थे। वो हमेशा सूट पहने हुए होते थे और बेहद हट्टे कट्टे से नौजवान थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बॉडीगार्ड हैं। वो अक्सर हमारे आसपास की सबसे बिजी रोड पर निकला करते थे और अमीर लोगों से ही डील करते थे। उनकी कोठी पर ज्यादातर लोग अमीर ही आते थे जो उन्हें अच्छा खासा पैसा देकर जाते थे। वो इस धंधे को बेहद चालाकी और दिमाग से चला रहे थे और इसलिए हमारा तो मानो भट्टा बैठ चुका था। ये हाल हो चुका था कि हमारे पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा था। हम जिस इमारत में थे उसका किराया निकालना तक मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ गुस्से में कहने लगी, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही टोक लगाई थी, तू ही मनहूसियत फैला रहा था यहाँ पर। दिन ब दिन हालात और ज्यादा खराब होने लगे। मेरी बहनों के खर्च भी नहीं निकल पा रहे थे, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। माँ बहुत परेशान थी।
वो कहते हैं ना, जो जितनी ऊपर जाता है उतनी ही नीचे जरूर गिरता है। शायद मेरी माँ का उल्टा समय शुरू हो चुका था। मैं तो कभी भी इस काम को करना चाहता ही नहीं था। मैं तो चाहता था कि भगवान करे सब कुछ खत्म हो जाए। एक दिन माँ को बेहद परेशान देखा। मैं माँ के पास गया और उनसे कहा कि माँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। हम कहीं छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे, अपनी बहनों को वहीं लेकर चलूंगा और कम से कम इज्जत की जिंदगी तो जिएंगे। 2 रोटी खाएंगे पर इज्जत से खाएंगे। निकल जाएगी हमारी जिंदगी ऐसे ही। मैं तुम सबकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं और मैं कर लूंगा। मेरी माँ ने कहा, चुप करो तुम, इस तरह की बातें मुझसे मत करो। मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। मैं इतने सालों से यहाँ पर हूं कि हर कोई मुझे पहचानता है। तुझे क्या लगता है मेहनत मजदूरी करके तू क्या कमा लेगा? सिर्फ दाल रोटी ही खा पाएगा। जिंदगी हम यहीं गुजारेंगे। जब यहाँ पर हमारे हालात अच्छे हैं तो हम क्यों गरीबी की जिंदगी जीने के लिए जाएं? यहाँ तो हर रोज अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। मैं मानती हूँ कि अभी थोड़ा समय खराब है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ को उस कमरे में बंद कम उम्र की लड़की से बेहद उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदें भी टूट गई। वो कम उम्र की लड़की जो उस कमरे में बंद थी, वो इस दुनिया से चली गई। एक दिन जब मैं उसके कमरे में खाना देने के लिए गया तो वो बेहोश पड़ी थी। मैंने उसी समय डॉक्टर को बुलाया और उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। उसको पहले से ही कोई बीमारी थी। जब मैंने उसे आखिरी बार उस दिन देखा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब तो मेरी माँ के पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं बचा। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ कहने लगी, अब तो हमें बाहर जाकर लड़कियों को ढूंढना पड़ेगा। एक दिन तो एक औरत खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि वो ये काम करना चाहती है। मैंने उसे कहा कि बहन, अगर ज्यादा मजबूरी है तो भीख मांग लो, लेकिन इस दलदल में मत आओ। वो हैरान रह गई। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम खुद ये काम करते हो, फिर तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? तुम मुझे सीख दे रहे हो जो खुद इस काम को करता है। मैंने कहा कि अब तुम जो भी समझो, लेकिन इस काम में मत आओ। मैं उस दिन भी घर आया और मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे कोई लड़की नहीं मिली। माँ को पता चल गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आखिर वो मेरी माँ थी और माँ तो अपनी औलाद की हर नजरिए को पहचान जाती है। उन्होंने दलाली के लिए किसी दूसरे आदमी को रख लिया। मैंने उस आदमी को भी डरा धमका के वहां से भगा दिया। माँ समझ गई थी कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मैंने उस आदमी को उस नई कोठी का पता बताया और कहा कि वहां तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो मेरे कहने पर मेरी माँ के पास से काम छोड़कर वहां चला भी गया। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गुस्सा आया। वो मुझे अपना दुश्मन मान रही थी। कहने लगी, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। अब मुझे ना तुम्हारी जरूरत है ना किसी और की। मैं अपने हालात खुद सुधार लूंगी। पर तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तू तो गद्दार निकला। मैंने उन्हें कहा, माँ, आपने मेरी कौन सी बहुत अच्छी परवरिश की है जो आप मुझसे ईमानदारी की उम्मीद रखती हैं। मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है और जो मेरा मन करेगा। आसपास मुझे काफी लोग जानते थे। अब मैंने एक आदमी से बात कर ली थी। पास में ही एक घर था जो बहुत सस्ते में मिल रहा था। उस मकान के मकान मालिक बहुत बूढ़े थे और वो उस घर में अकेले ही रहा करते थे, इसलिए उन्होंने बेहद कम किराए में मुझे वो मकान देने का वादा कर दिया था। मैंने सबसे पहले अपनी बहनों से बात की और उनसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मैं तुमसे छोटा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन बस तुम मेरी बात मानना। मेरी बहनें कहने लगी कि तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। हमें नहीं चाहिए ये बड़े बड़े घर और अच्छे अच्छे पकवान। हम बस इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, इस नर्क से निकलना चाहते हैं। हमें कोठी में बहुत डर लगता है, पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे साथ। हम इस तरह की जिंदगी बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते। मेरी बहनों ने मेरा साथ देने का वादा किया था। एक दिन मैंने अपनी माँ को भी रोते हुए देखा। रोते हुए कह रही थी कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने अब तक अपनी जिंदगी जैसे गुजारी है, मैं आगे भी वैसे ही गुजारना चाहती हूँ। अब क्या करूंगी मैं? मेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था। वो बेशक यहाँ मजबूरी में आई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने इस जिंदगी को ही अपना लिया था। अब वो जिस कोठी की मालकिन थी वो कोठा अब चल ही नहीं रहा था। जब मेरी माँ अपनी जवानी में यहाँ आई तो उस समय इस कोठे की मालकिन कोई और थी। माँ ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, पर मेरी बेटी की तरफ नजर मत डालना, और वो मान गई। उसके मर जाने के बाद मेरी माँ ने ही कोठी को संभाला था। मेरी माँ की कहानी भी बेहद अजीब और दुख भरी थी। शायद वो भी अपनी जगह मजबूर थी। वो अपनी दोबारा पुरानी गरीबों वाली जिंदगी को नहीं जीना चाहती थी। कहते हैं ना, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। दुनिया हमेशा वही देखती है जब वो हमेशा से देखना चाहती है। उनकी उम्र बेहद कम थी जब उनकी बेटियों के साथ उन्हें घर से निकाल दिया गया था।
उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, माँ बाप तो थे ही नहीं। कितने समय तक वो अपनी 2 बेटियों को लेकर इधर उधर भटकती रही और मजबूरी में उन्होंने ये काम किया। लेकिन उस समय उनकी मजबूरी थी, पर अब तो नहीं। अब तो अगर वो चाहें तो अपनी इस गंदी जिंदगी से निकल सकती हैं। एक दिन मेरे पास एक आदमी आया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माल चाहिए। मैंने उसे कहा कि कोई माल नहीं है, यहाँ कोठा बंद हो चुका है। वो कहने लगा कि मैं जानता हूं अंदर है, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, एक रात के 4 लाख रुपए दूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई अंदर कोई नहीं है, ये कोठा बंद हो चुका है, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि ऐसे ही थोड़ी आया हूं, मुझे पता चला है कि अंदर कोई है, मुझे वो चाहिए। जब वो नहीं माना तो मैंने उसके हाथ से वो पैसे पकड़ लिए और उसको कहा कि ठीक है, तुम जाओ, अंदर जाकर मिल लो अपने माल से। मैं जानता था कि अंदर कोई नहीं है। जब वो वापस आता तो मैं उसको उसके पैसे दे देता। वो पैसे मैंने इसलिए भी पकड़े थे क्योंकि मैं उसे काफी देर से समझा रहा था कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन वो था कि मेरी बात को मान ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने उसे कहा कि जाओ, तुम अंदर चले जाओ। वो अंदर गया तो मुझे लगा अभी थोड़ी देर में ही वापस बाहर आ जाएगा, पर वो पूरी रात बाहर नहीं आया। सुबह हुई तो मुझे एक ऐसी खबर मिली जिससे मेरा दिमाग ही खनक गया। पता चला कि उस आदमी ने जिस औरत के लिए पैसे दिए थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ थी। मेरी माँ इस काम को छोड़ने को तैयार नहीं थी, वो ये काम करना चाहती थी। मैं उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। मैंने उन्हें कहा, माँ इतना भी क्या जुनून है ऐसे काम को करने का? आप कितना नीचे गिरोगी? आप सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी के लिए क्या कर रही हो? अब आपको ये सब नहीं करना चाहिए। मेरी माँ कहने लगी, तू देख रहा है एक रात के हमें कितने पैसे मिले हैं, कुछ घंटे की तो बात है, गरीबों की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। मैंने अपनी माँ को गुस्से में कहा, तो ठीक है, अगर तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम जियो, मैं अपनी बहनों को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मैंने किराए का घर तो ले ही लिया है, वहीं पर अपनी बहनों को रखूंगा, मेहनत मजदूरी सब करूंगा, लेकिन इन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्योंकि आज तुम जिस तरफ गई हो, तुम्हारा क्या भरोसा कल को तुम मेरी बहनों को भी उसी में डाल दो। मैंने उन पैसों को लात मारी और अपनी बहन को इशारा किया चलने के लिए। मेरी बहन भी सर झुकाकर मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चल दी। मेरी बहनें भी उस जिंदगी में नहीं रहना चाहती थी। मेरी माँ चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया था और तुम्हारे लिए ही कर रही हूं। हमने कहा, नहीं माँ, हमें पैसे नहीं चाहिए ऐसे, और हम वहां से निकल गए। उस छोटे से कमरे में मैं और मेरी बहन साथ रहने लगे। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी तो थी कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती थी और मैं मेहनत मजदूरी करता था। हमारा खर्चा निकल जाता था। कुछ दिनों बाद मेरी माँ वहां पर आई हमारे पास, क्योंकि कोठी के मालिक ने उनको वहां से निकाल दिया था, क्योंकि वहां का किराया वो नहीं दे पा रही थी। क्या करते, अपनी माँ को छोड़ तो नहीं सकते थे ना। हमने उन्हें अपने घर में ही रख लिया, लेकिन उनको कहा कि याद रखना कि तुम अब उस काम में कभी वापस नहीं जाओगी। अगर तुम ये बात मानती हो तभी तुम यहाँ रह सकती हो। अपनी पुरानी जिंदगी को भुला दो। हम सब ने कसम खाई थी कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को भुला देंगे। उस डरावनी कोठी और नरक भरी जिंदगी को भूलकर हम सब अच्छे से रहने लगे। आप जानते हैं, कितने लोग तो वहीं पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं, फिर उनकी जगह कुछ नए लोग आ जाते हैं, और ये सब कुछ इसी तरह से हमेशा चलता रहता है। हम खुशनसीब थे कि हम वहां से निकल पाए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। मैं वहां पर कभी रहना ही नहीं चाहता था। हम सब अब अच्छी और खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। थोड़ा कम खाते हैं लेकिन इज्जत की खाते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।